नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि आखिर क्या है कुछ आपके लिए खास। तो चलिए आपको बताऊं, वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। हाल ही में एक नया आंदोलन सामने आया जिसे नो किंग्स नाम दिया गया और इसने पूरी की पूरी दुनिया में मचा दी हलचल। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक लोग इस विरोध में शामिल हो रहे हैं। मुख्य रूप से ये जो आंदोलन है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके विचारधाराओं के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ये विरोध न केवल ट्रंप के समर्थकों को चुनौती दे रहा है बल्कि उन देशों के नेताओं को भी सावधान कर रहा है जो लोकतंत्र में मूल सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में 2600 से ज्यादा नो किंग्स प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका ने किस तरह से कैरिबियन सी में ड्रग्स ले जा रही एक सबमरीन पर हमला किया और इस हमले में 2 तस्कर मारे गए। वहीं जिंदा बचे 2 तस्करों को उनके देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेज दिया गया है। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी। वहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में किस रूप में तनातनी अब नए मोड़ पर पहुंच गई है वो भी नजर आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की खुली तैयारी शुरू कर दी है। वर्ल्ड नाउ में आज इसके अलावा बात होगी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन ने अमेरिका के जरिए यूक्रेन के सामने जंग खत्म करने की शर्त रखी और पुतिन ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन डोनेस्क इलाका रूस को सौंप दे तो युद्ध खत्म किया जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि जंग में बारूदी हमलों से बंजर हो चुका डोनेस्क शहर आखिर अभी भी रूस के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ दुनिया भर में विरोध की लहरें उठ रही हैं। वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस वैश्विक प्रदर्शन को नाम दिया गया है नो किंग्स। लंदन की ठंडी सुबह लेकिन सड़कों पर माहौल गर्म था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे, हाथों में बैनर जिन पर बाकायदा लिखा हुआ था नो किंग्स नो डिक्टेटर्स। ये विरोध सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं रहा। समझिए, ये विरोध न्यूयॉर्क, बर्लिन, सिडनी, टोक्यो तक नजर आता है जहां पर नो किंग्स अभियान की गूंज सुनाई देती है। और तस्वीरें ये देखिए, ये हालात यहाँ के बयां करते हैं। अब आयोजकों का कहना है कि ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रपति ट्रंप की माइग्रेशन, शिक्षा और सिक्योरिटी पॉलिसी के विरोध में है। लोगों पर सड़कों पर लोगों का हुजूम साफ तौर से नजर आता है। विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आते हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है अब ऐसे समय में हो रहा है जब सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में गतिरोध के कारण सरकार का अधिकांश हिस्सा बंद है और इसे समाप्त करने के लिए कोई भी बातचीत तक नहीं हो पाई। डेमोक्रेट्स मेडिकल बीमा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में कटौती को फिर से लागू करने की मांग कर रही है, जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि इससे राजकोष से $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की राशि निकल जाएगी। इस गतिरोध के कारण सीनेट सरकार को अस्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए कानून पारित करने में वो असमर्थ है। समझिए, ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक शासित राज्यों में संघीय बल भेजने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। सरकारी बंद के दौरान ट्रंप ने कई डेमोक्रेट शासित राज्यों में कार्यक्रमों के लिए फंड रोक दिए। विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु एक तरह से ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के अधीन राज्यों में संघीय नियंत्रण वाली सीमा का इस्तेमाल करना था, जिसमें उनका दावा यह है कि जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, अपराध पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप, कनाडा और एशिया के कई हिस्सों में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सड़कों पर जैसे लोगों का हुजूम नजर आता है, देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। करीब 2600 से ज्यादा स्थानों पर रैलियां हुई हैं जिनमें लगभग 7 मिलियन लोगों के शामिल होने का अनुमान है। मैड्रिड और बार्सिलोना को भी इसी तरह के प्रदर्शन के साथ में यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि अटलांटिक के पार हजारों लोग अमेरिका के प्रमुख शहर से लेकर छोटे शहरों में भी मार्च निकालते हुए नजर आए। अब लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक नो किंग्स नो डिक्टेटर्स आंदोलन एक प्रतीक बन चुका है।
अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ छात्र संगठन और नागरिक समूहों का भी एक बड़ा आंदोलन नजर आया। उसका भी नाम है नो किंग्स। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति के हालिया फैसलों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल नो किंग्स आंदोलन कई शहर में बड़े स्तर पर नजर आता है और ये जो पूरा प्रदर्शन है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, इस आंदोलन की शुरुआत हुई और यूएस की कई सड़कों पर ये तस्वीर नजर आई और सिर्फ यूएस नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई इलाकों में नजर आती है। राजनीतिक नेताओं और कई मशहूर हस्तियों का भी इस पूरे आंदोलन में समर्थन सीधे सीधे नजर आता है। समझिए, जनता अब खामोश नहीं रहेगी, ये समाजशास्त्री डाना फिशर की तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, उनका दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इस पर रिएक्शन आया कि भाई मैं तो कोई राजा हूं ही नहीं, मैं राजा नहीं हूं, क्योंकि जो नो किंग्स बताई गई। अब समझिए, अमेरिका में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिस तरह से यहां पर बड़े स्तर पर आंदोलन और नाराजगी नजर आती है। राष्ट्रपति पद संभालने के केवल 10 महीनों के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने माइग्रेशन नीतियों पर सख्ती बढ़ा दी थी। साथ ही राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों और विविधता नीतियों के कारण कई विश्वविद्यालयों के संघीय अनुदानों में कटौती की धमकी दी। अब आप समझिए, ट्रंप के वो फैसले जिन पर जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली और विवाद शुरू हुआ। बाइडेन प्रशासन के जो कई फैसले लिए गए थे, उस दौरान कई फैसले रद्द डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिए गए। इसके अलावा जन्म सिद्ध नागरिकता का अधिकार जो है वो भी एक तरह से, उस पर भी विवाद हुआ जमकर। ट्रंप जब 2016 में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो अवैध अप्रवासन को रोकना एक तरह से उनका लक्ष्य था। जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उनका पहला एजेंडा था बगैर दस्तावेज वाले अप्रवासियों या फिर टेम्परेरी वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशियों के होने वाले बच्चों के जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करना, जिस तरह से ग्रीन कार्ड लोगों को मिलता है। अब समझिए, एक और ट्रंप का फैसला था। ट्रंप ने बगैर वैध दस्तावेज रखने वाले माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चों के भी जन्म सिद्ध अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके अलावा 60 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाने का भी एक जमकर विवाद यहां पर नजर आया। इमिग्रेशन पर कड़ा कदम उठाना, नेशनल गार्ड की तैनाती करना हो या फिर विद्रोह अधिनियम जिसे इंसरेक्शन एक्ट की धमकी भी लगातार उनकी तरफ से कही गई। सरकारी कर्मचारियों की छटनी मास लेवल पर यहां पर देखने को मिली, इस पर भी जमकर नाराजगी देखने को मिली है। ट्रंप प्रशासन ने 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा जिसमें मुआवजे के तौर पर 8 महीने के वेतन के बदले उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफे देने की पेशकश की गई। इस पूरी पेशकश को स्वीकार करने की डेडलाइन 6 फरवरी दी गई थी। इस आदेश के जरिए व्हाइट हाउस नौकरशाही को छोटा करना चाहते थे और उससे चेतावनी भी दी गई कि जिन्होंने ये पेशकश स्वीकार नहीं की उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि शासकीय प्रक्रिया की व्यवहारिता और इसकी वैधानिकता को लेकर सीधे सीधे संदेह था। अब आप समझिए, यूएसएड को खत्म करने की भी बड़ी एक योजना जो रही वो भी विवादों में रही है। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड पर आशंका के बादल छा गए। नए प्रशासन ने यूएसएड के सभी तरह के सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रोग्राम्स पर रोक लगा दी और अमेरिका से बाहर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वापस आने के आदेश देते हुए हजारों कर्मचारियों की नौकरी निलंबित कर दी। संघीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया, इस पर भी जमकर विरोध हुआ। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर निकालना भी अपने आप में एक बड़ा विवाद का कारण, नाराजगी का कारण बना। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के आदेश जारी किए, ये कहते हुए कि डब्ल्यूएचओ चीन के प्रभाव में काम करता है। समझिए, एक और बहुत बड़ा ऐसा विवाद था थर्ड जेंडर को खत्म करना, मृत्यु दंड की बहाली करना, वित्त से जुड़े जानकारियों की मांग करना। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के कर्मचारियों को संघीय सरकार के भुगतान और संग्रह से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की अनुमति दी थी। साथ ही इसके पास में मौजूद लोगों की सूचनाओं तक पहुंच की भी बाकायदा मंजूरी दी गई थी, जिसका विरोध बड़े स्तर पर हुआ। समझिए, इस पूरे विवाद में ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से घिरता हुआ नजर आया। अब अमेरिका में
सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में कई जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा सख्त की क्योंकि डर भी है। अब समझिए, वर्जीनिया में सैकड़ों प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन डीसी की ओर मार्च करते हुए पहुंचना चाह रहे थे, एलेंटन कब्रिस्तान के पास में जमा हुए। इस पूरे आंदोलन को अभी तक 300 से ज्यादा सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। अब अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने हजारों स्वयंसेवकों को बाकायदा ट्रेन किया ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। अमेरिका के प्रगतिशील नेता बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंड्रिया ओकोसिया-कोर्टेज और हिलेरी क्लिंटन ने इस अभियान के प्रति समर्थन जता दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कई फेमस हस्तियां रहीं सोशल मीडिया पर #NoKings के साथ में ये कहा जाए यूनिटी, एकता का संदेश शेयर कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर इसी तरह का विरोध हुआ था, जिनमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, लाखों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इस दौरान भी ट्रंप ने कहा कि भाई, मैं राजा नहीं हूं। ट्रंप के इन तमाम विरोधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे राजा कहना गलत है, यह प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, देश की छवि को नुकसान लोग पहुंचाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी इन प्रदर्शनों को एंटी अमेरिकन कैंपेन बताया है और इसे विपक्ष की साजिश कहा है। समाजशास्त्री अमेरिकी डाना फिशर का मानना है कि नो किंग्स अभियान हाल ही के वर्षों का सबसे बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। अब समझिए, अमेरिका में इतिहास में कई आंदोलन हुए हैं। अमेरिकी क्रांति समझिए, 1775 से 1783 के बीच में अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ी और ये लड़ाई काफी निर्णायक रही, काफी बड़े स्तर पर नजर आई। ये जो पूरा युद्ध था वो प्रतिनिधित्व के बगैर कराधान नहीं के सिद्धांत पर एक तरह से केंद्रित था। समझिए, इसके अलावा इसका जो समापन है वो 1783 में हुआ पेरिस की संधि के साथ में, यानी कि 75 से 88 तक ये पूरा आंदोलन हुआ, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक तरह से उसे स्वतंत्रता को उसकी मान्यता दी है। अब इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में एक युद्ध हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध था ये, जो कि 1861 से 1865 के बीच में चला। युद्ध मुख्य रूप से दासों को मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था, जो बंदी थे उन्हें मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। उत्तरी राज्य संघ की एकता बनाए रखना एक तरह से चाहते थे, उसमें ये बड़ी बात कही गई थी। पूरे देश से जो दास प्रथा थी उसे खत्म करना चाहते थे, जो स्लेवरी का एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आती थी, उसका विरोध था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच में। आंदोलन का उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्ली भेदभाव को समाप्त करना था। अब समझिए, छात्र और नागरिक युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के विरोध में एक तरह से सड़कों पर उतर आए थे। इस आंदोलन में वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ, 1960 और 70 के दशक का था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ और बड़े स्तर पर इसका प्रभाव नजर आया। अब समझिए, 1982 में हुआ परमाणु विरोधी प्रदर्शन। न्यूयॉर्क शहर में 10 लाख लोग लगभग परमाणु हथियारों के खिलाफ इकट्ठा हुए, एकजुट हुए और ये बड़ा प्रदर्शन नजर आया। इसके अलावा 1992 में एक विद्रोह हुआ लॉस एंजलिस में, रॉडनी किंग की पिटाई के आरोपी पुलिस अधिकारियों के बरी किए जाने के बाद में जमकर बवाल यहाँ पर हुआ। इसके बाद में लॉस एंजलिस में प्रदर्शन ऐसा हुआ कि जगह जगह सिर्फ हिंसा की तस्वीरें सामने आई। अब 2013, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, यहाँ पर ब्लैक लाइव्स मैटर, BLM आंदोलन इसे नाम दिया, पुलिस की क्रूरता और अश्वेत लोगों के साथ में नस्लीय असमानता के विरोध में। आपको याद होगा, कई ऐसी जिन्हें ब्लैक पीपल के नाम से लोग यहाँ संबोधित करते थे, उनके साथ में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद में 2020 में यह आंदोलन और बड़े स्तर पर नजर आया, बड़े लेवल पर इसे देखा गया, जिसमें अनुमानित 1.5 से लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या होती है इस पूरे प्रदर्शन की। 2017 में महिलाओं ने मार्च निकाला और यह मार्च भी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में ही था। वॉशिंगटन डीसी में यहां पर लाखों की संख्या में महिलाएं प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी और यह महिलाओं का जो पूरा प्रदर्शन था 2017 में था।
और उसके बाद में भी अमेरिका भर के विश्वविद्यालयों में बड़े पैमानों पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। पिछले साल की तस्वीर थी जब फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन हुआ। गाजा में इजरायल सेना की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और लगातार यहां की सरकारों से भी यही बात कही जा रही थी कि यहां पर जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, आखिर उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया जाए। तो ये बड़े आंदोलन थे जो अभी तक अमेरिका, यूएसए फेस कर चुका है। अमेरिका और दुनिया भर में नो किंग्स आंदोलन के तहत प्रदर्शन हो रहे हैं जो तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आयोजित किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और आव्रजन नीतियों में कठोरता, आईसीई छापों और संघी सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों को लेकर तीखी नाराजगी जताई। समझिए, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, शिकागो, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण मार्च करते हुए नजर आए। इस पूरे आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखाते हुए नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत को दोबारा अंडरलाइन कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये विरोध ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ है और इन ट्रंप प्रशासन की नीतियों को बदल पाएगा या फिर नहीं। दुनिया भर से उठ रही जो आवाजें हैं वो ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश मानी जा रही है। अब ये देखना होगा कि नो किंग्स आंदोलन का अगला पड़ाव आखिर कहां होगा, क्या होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बड़ी तस्वीर नजर आती है। चलिए अब बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की ओर। अगली खबर, अमेरिका ने ड्रग तस्करी के खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। 2 संदिग्ध ड्रग तस्कर को उनके देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है। ये कार्रवाई उस ऑपरेशन के बाद में हुई है जिसमें अमेरिकी मिलिट्री ने ड्रग्स से लदी एक सबमरीन को टारगेट बनाया था। उसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। कैरेबियन सागर के कुख्यात ड्रग रूट पर अमेरिकी मिलिट्री को एक बड़ी सफलता मिली थी। अमेरिकी नेवी ने ड्रग्स की एक विशाल खेप लेकर जा रही एक पनडुब्बी को इंटरसेप्ट किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और वो किस तरह से नष्ट हुई, ये उसकी सैटेलाइट इमेजेस हैं। इस अभियान के दौरान 2 संदिग्धों के मारे जाने की खबर है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी सेना ने 2 लोगों को जिंदा गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी पनडुब्बियों का इस्तेमाल लंबे समय से ड्रग तस्करी और आतंकी नेटवर्क्स के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 संदिग्धों को उनके देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है। अब इसका एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया जिसमें साफ नजर आता है कि कैसे अमेरिकी जहाज ने पनडुब्बी पर गोलीबारी की, पानी में लहरें उछल रही हैं। देखिए जरा ये, और लगातार फायरिंग होती रही। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ये मेरी बड़ी शान थी कि मैंने एक बहुत बड़ी ड्रग लदी पनडुब्बी को नष्ट किया जो अमेरिका की ओर आ रही थी। उन्होंने ये भी चीज ऐड की कि अगर ये किनारे पहुंच जाती तो कम से कम 2500 अमेरिकी मारे जाते, माफ कीजिए 25,000 अमेरिकी मारे जाते, तो 2 आतंकी मारे गए हैं, बाकी 2 को इक्वाडोर और कोलंबिया भेज दिया गया है। ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिका की बड़ी जीत करार दिया है। ये जो पूरी कार्रवाई है ये अमेरिका की वॉर ऑन ड्रग्स रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हाल ही के महीनों में कैरेबियन और साउथ अमेरिकन मार्गों पर तस्करी के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कई ऑपरेशंस चलाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई अब और भी ज्यादा विध्वंसक होगी और हर उस रूट पर नजर रखी जाएगी जो अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। ये घटना सितंबर 2025 से शुरू हुई उस अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद है लैटिन अमेरिका से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई रोकना। अमेरिकी सेना अब तक कैरेबियन सागर में 6 जहाजों को निशाना बना चुकी है, जिनमें से अधिकांश स्पीड बोट या फिर अर्थ पनडुब्बी थी। अब अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि जो अभियान है ये ड्रग्स की सप्लाई चेन पर निर्णायक प्रहार है। हालांकि अमेरिका ने अब तक ये सबूत नहीं दिए कि मारे गए सभी लोग वाकई में ड्रग्स तस्कर ही थे या फिर नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी सेना को कैरेबियन सागर में सैन्य कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है और ये कदम तक उठाया गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला के नॉर्वे पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए। ट्रंप प्रशासन कह रहा है
कि जो वेनेजुएला है वो इन नावों का इस्तेमाल करके प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। कैसे, देखिए एक बार फिर से मैं आपको नाव और पनडुब्बी की तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो आप टारगेट देख रहे हैं, तेजी से ये नाव आगे की तरफ जा रही है और उसे किस रूप में पूरी तरह से तहस नहस ध्वस्त कर दिया गया है। यानी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनातनी नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की खुली तैयारी शुरू कर रखे हैं। अब खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने खुफिया एजेंसी CIA को सीक्रेट मिशन की परमिशन दे दी है, जिसमें जानलेवा ऑपरेशन भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हमारी सेना को किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी और यदि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है तो हमें इस पर कड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी कार्रवाई पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। मादुरो का कहना है कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका का असली उद्देश्य वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राजधानी काराकास के पास में एक पहाड़ी पर बने बंकर में शरण ले रखी है, जहां पर उनकी सुरक्षा के लिए क्यूबा के ब्लैक वास्प कमांडो यूनिट तैनात है। मादुरो के करीबी सहयोगी डायोसदादो कैबेलो ने सेना अधिकारियों से कहा है कि वो अमेरिका से 100 सालों तक लड़ने की तैयारी करें। यानी कि अमेरिका द्वारा हमले की स्थिति में वेनेजुएला दीर्घकालीन गुरिल्ला युद्ध लड़ने को तैयार है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वेनेजुएला का इराक या गाजा जैसा हाल आने वक्त में हो सकता है। अब आइए मैं आपको बताती हूं कि क्यूबा के ब्लैक स्वाप कमांडो यूनिट के बारे में आखिर क्या है ये, जो अमेरिका से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आती है। समझिए, क्यूबा की ब्लैक वास्प कमांडो यूनिट आखिर ये क्या है। ब्लैक वास्प गुरिल्ला युद्ध और विशेष तरह से अभियानों में माहिर होती है। वियतनामी, उत्तर कोरियाई, चीनी और रूसी स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर से एक तरह से ट्रेंड है। इस यूनिट में 5 मेंबर सब ग्रुप होते हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल होते हैं। अब क्यूबा में निर्मित और सोवियत संघ के पुराने हथियारों के मॉडर्न वर्जन का उपयोग किया जाता है और इस यूनिट के सैनिकों को पहले लाल बैरेट्स दिए जाते थे, लेकिन 2011 के बाद में उन्हें अब हरे बैरेट्स दिए जाते हैं। ब्लैक वास्प को लैटिन अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ विशेष ऑपरेशन यूनिट्स में से एक माना जाता रहा है। अब क्यूबा की जो ब्लैक वास्प है वो कमांडो यूनिट, जिसे आधिकारिक तौर पर मोबाइल ब्रिगेड ऑफ स्पेशल ट्रूप्स यानी कि BMTE या फिर स्पेनिश में एविस्पास नेग्रिस के नाम से जाना जाता है, क्यूबा के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों की एक स्पेशल फोर्स यूनिट यह है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की एक और नौका को वेनेजुएला के तट पर निशाना बनाया। पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जमकर तनाव है। अब जो हाल ही में मामला सामने आया था उसके बाद में स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। अमेरिका का वेनेजुएला की नौकाओं को निशाना बनाकर 1 महीने में किया गया ये 5वां बड़ा हमला है। मैं आपको बताती हूँ कि 1 महीने में 5वीं बार किस तरह से वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक हुई है। समझिए, 2 सितंबर 2025 को हाल ही में वेनेजुएला की एक नाव पर सीधे सीधा अटैक किया गया और ये दावा किया गया कि यह अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई थी। ये इतना विध्वंसक हमला था जिस जगह पर ये नाव थी। हाल ही में 15 से 16 सितंबर के बीच में 2 और नाव पर अटैक किया गया था और इस दौरान भी बड़ी क्षति पहुंचाने की बात कही गई थी। 15 और 16 सितंबर के दरमियान 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जो नाव थी इसमें भी ड्रग तस्करी की जा रही थी। रिसेंटली 19 सितंबर को वेनेजुएला के जहाज को सीधे सीधे टारगेट किया गया और यह दावा किया गया कि इसमें बड़ी तस्करी की खेप नजर आती है, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की भी खबर सामने आई थी। और ड्रग्स का लगातार आरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लगाते रहे हैं। 19 सितंबर को इसे काइनेटिक्स स्ट्राइक बाकायदा बताया गया था। अब 3 अक्टूबर को अमेरिका ने नाव पर हमला किया और ये दावा किया गया कि इस नाव में भी बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी था। 4 लोगों की 3 अक्टूबर को हुए इस हमले में जान जाने की भी खबर सामने आई है। वहीं 16 अक्टूबर को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संदिग्ध नाव पर एक बार फिर से हमला किया गया था और ये भी बड़ी ये एक्शन था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। रिसेंटली जो 16 अक्टूबर को यहाँ पर ये सीधे टारगेट किया गया था।
इसके बाद में अब जो एक्शन हुआ वो एक बार फिर से बड़ा एक्शन था और ये दावा किया गया कि इस दौरान भी ड्रग्स की बड़ी खेप को यूएस पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश जो इन दिनों अपनी राजनीति को लेकर दुनिया भर की सुर्खियों में है। यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका शुरुआत से ही तानाशाह मानता रहा है, लेकिन अब अमेरिका के रुख में एक बड़ा बदलाव आया है। समझिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी वहां पर किसी भी स्तर तक जाकर मादुरो को हटाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अब सीआईए सीधे सीधे कमांड संभाल चुकी है। अब अमेरिकी हमले का काउंटडाउन या एक तरह से शुरू हो चुका है। वेनेजुएला में अलर्ट है। समझिए, 3 तरफ से वेनेजुएला का घेराव शुरू हो चुका है। यहाँ पर एम्फीबियस ग्रुप के 3 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। स्टॉकहोम मिसाइल से लैस 3 डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। सबमरीन और लैंडिंग शिप की भी तैनाती की जा रही है। 10 F-35 फाइटर्स जेट्स की प्यूर्टो रिको बेस में मौजूदगी यहाँ पर इसे अपने आप खास बना देती है। P-8 पोडिशियन MQ-9 रिपर सर्विलांस ड्रोन तैनात है। हैरियर और ऑस्प्रे मिलिट्री विमानों की भी तैनाती है। वहीं 82वीं एयरबोर्न ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। हुआ क्राफ्ट के साथ में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी बड़े स्तर पर नजर आती है। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक है कि इन ऑपरेशंस में किल मिशन यानी मादुरो को टारगेट बनाने तक की योजना शामिल हो सकती है। इस पूरे मिशन का मकसद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश को तेज करना है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन इस रणनीति से नए सवाल खड़े होते हैं। अगर अमेरिका सच में मादुरो को हटाने के लिए खुफिया ऑपरेशन शुरू करता है तो इससे न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल आ सकता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने हाल ही के हफ्तों में वेनेजुएला के तटीय क्षेत्रों में कई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि ये जो ऑपरेशन है वो ड्रग तस्करी और आतंक नेटवर्क को रोकने के लिए है, जबकि वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला बता रहा है। अब सितंबर 2025 से अभी तक अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में कई संदिग्ध जहाजों को टारगेट बनाया। इन अभियानों में अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है और सबसे हालिया जो हमला हुआ वो अक्टूबर 2025 में हुआ, जब अमेरिकी ड्रोन ने एक जहाज पर मिसाइल दागी और इस हमले में 6 लोग मारे गए। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वेनेजुएला ने अमेरिकी हमलों को वेनेजुएला के खिलाफ अघोषित युद्ध करार दिया है। समझिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर आरोप ये लगाया है कि वो ड्रग्स कार्टेल्स का बहाना बनाते हैं और वेनेजुएला की सरकार बदलने और लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े आरोप वेनेजुएला के राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब समझिए, ड्रग तस्कर पर नकेल या फिर मादुरो को हटाने का बड़ा प्लान आखिर क्या है। समझिए, कोलंबिया से कोकीन वेनेजुएला एक तरह से नया ट्रांजिट रूट बन गया है। ये बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। आखिर यूएस नेवी की बढ़ती मौजूदगी, ड्रग्स रोकने का दबाव बनाना अपने आप में इसे और भी एक यहाँ पर निशाना साधता है। मादुरो कहते हैं कि यह हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है, जो बार बार हमारे कार्टेल्स को टारगेट किया जाता है। साथ ही ड्रग माफिया के खिलाफ जंग है या फिर जियोपॉलिटिकल चाल है ये डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ड्रग तस्कर पर नकेल है, या फिर ये मादुरो को हटाने का प्लान, क्योंकि वेनेजुएला में सीआईए को सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देने की अगर हरी झंडी मिली है तो उसके बाद में कई बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में राजनीतिक तनातनी कोई नई बात नहीं है। वैसे देखा जाए, एक तरफ जहां पर वेनेजुएला अमेरिकी पूंजीवाद और हस्तक्षेपकारी विदेश नीति की खुलकर आलोचना करता रहा है, तो वहीं अमेरिका क्या करता है? अमेरिका वेनेजुएला में हो रहे जो तमाम ह्यूमन राइट्स हैं उनका उल्लंघन होता है, मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर लगातार निशाना साधता आया है। अब 1980 के दशक से वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती नजर आती है। अब खास करके जब वागो चावेज ने सत्ता संभाली थी और अमेरिका विरोधी रुख अपना लिया था। चावेज ने अमेरिका पर वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो के दौर में यह तनाव और भी ज्यादा गहराया। अमेरिकी प्रतिबंध, राजनीतिक हस्तक्षेप और विपक्ष को समर्थन देने के आरोपों ने दोनों देशों के बीच की खाई को और भी ज्यादा बढ़ाकर रख दिया।
अब समझिए, वेनेजुएला और अमेरिका विवाद आखिर कब से नजर आता है। सरकार और लोकतंत्र पर लगातार मतभेद नजर आते हैं। अमेरिका निकोलस मादुरो की सरकार को तानाशाही एक तरह से मानता है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2018 में मादुरो के दोबारा राष्ट्रपति बनने को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने गैर कानूनी चुनाव कहा था, और ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह रहती है। वहीं अमेरिका ने जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इसे और रूप में समझिए, तेल और संसाधन राजनीति भी इसमें शामिल है, जब वेनेजुएला के पास में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, और ये भी अपने आप में विवाद का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला से एक तरह से तेल का व्यापार करता रहा है, तेल लेता रहा है। अब अमेरिका को लेकर लेकिन मादुरो शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर ये एक तरह से जो संबंध था वो अमेरिका की तरफ से तोड़ा जा चुका है। समझिए, आर्थिक प्रतिबंध किस रूप में है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि तेल निर्यात हो, बैंकिंग सेक्टर्स और सरकार के अधिकारियों पर निजी प्रतिबंध भी इस दौरान शामिल हैं, जो अमेरिका की तरफ से कई सैंक्शंस में शामिल हैं। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर इसकी वजह से इसमें कोई शक नहीं, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अमेरिका का एक तरह से पाबंदी लगाना वो कई देशों पर प्रभाव डालता है। अब समझिए, मानवाधिकार और शरणार्थी संकट किस रूप में है। अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना लगातार करता रहा है और मादुरो को डिक्टेटर कहता रहा है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लाखों नागरिक लगातार पलायन कर रहे हैं। लाखों नागरिक पहले भी पलायन कर चुके हैं, जिसे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक तरह से मानवीय संकट के तौर पर मानता है, और इसी का ही विरोध लगातार किया जाता रहा है। वेनेजुएला रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के करीब है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और प्रभाव का भी क्षेत्र नजर आता है। अमेरिका इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में एक तरह से चुनौती के रूप में देखता है। जो दुश्मन देश अमेरिका जिसे मानता है, मादुरो उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को खलेगी बात तो जरूर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में टकराव की जड़ सिर्फ पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है, बल्कि आर्थिक हित साफ तौर से नजर आता है। समझिए, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है, तेल भंडारों में से एक है। वहीं राष्ट्रपति मादुरो के सत्ता में आने के बाद उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका सीधा सीधा असर पड़ा अमेरिकी कंपनियों पर, और वो वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों से बाहर हो गई। यही आर्थिक चोट अमेरिका के लिए सबसे बड़ी वजह बन गई, जिसके बाद से ही वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करवाने की कोशिशें लगातार अमेरिका की तरफ से होती रहती हैं। अमेरिका अभी भी यही चाहता है कि इस देश का जो तेल भंडार है उस पर सीधा सीधा नियंत्रण अमेरिका का हो, ताकि वो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी ताकत को बरकरार रखे। वहीं दूसरी तरफ मादुरो चाहते हैं जो देश की संप्रभुता और संसाधनों की रक्षा करने की बात कहते हैं। अब वेनेजुएला और अमेरिका दोनों ही वैश्विक मंच पर अपनी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन दशकों पुरानी ये अदावत, दशकों पुरानी ये कड़वाहट क्या कभी खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, जिसके बीच में जारी युद्ध ने सिर्फ इन दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक तरह से प्रभावित कर रखा है। इस पूरे संघर्ष ने न केवल लाखों लोगों की जिंदगियों को संकट में डाल दिया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जो अब शरणार्थी बनकर विभिन्न देशों में भटक रहे हैं। इसके अलावा हजारों निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है, और कई और लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। समझिए, अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव का भी भारी असर है। एनर्जी क्राइसिस हो, फूड सप्लाई में कमी हो, और वैश्विक व्यापार की रुकावट ने देशों के बीच आर्थिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये जंग न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस पूरे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच में एक बार फिर से दुनिया की नजरें वाशिंगटन और मॉस्को पर टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाजा बातचीत में पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने हलचल मचा दी। हाल ही में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अमेरिका में हुई, तो 3 घंटे तक चली इस बैठक में ज्यादातर वक्त यूक्रेन पर संभावित समझौतों को लेकर चर्चा होती रही। इस दौरान पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई ये जो मुलाकात है वो दो देशों के बीच में शांति समझौता करा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर शर्तें नहीं बताई, लेकिन इस वक्त रूस
सिर्फ डॉनबास से यूक्रेन की पूरी तरह से वापसी चाहता है, ऐसा नजर आता है। और इसके बदले में वो चाहता है कि भाई युद्ध हम रोक देंगे, लेकिन हमें ये कहा जाए कि यूक्रेन की पूरी तरह से डॉनबास से वापसी हो जाए। लेकिन आखिर डॉनबास क्या है और वो पुतिन के लिए इतना खास क्यों है, वो भी समझिए। डॉनबास यूक्रेन का एक क्षेत्र है जो खास तौर पर अपनी ऐतिहासिक, रणनीतिक और आर्थिक स्थिति के लिए खासा माना जाता है। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ डॉनबास क्या है। डोनेस्क और लुगांस्क क्षेत्र, जिन्हें संयुक्त रूप से डॉनबास कहा जाता है, डॉनबास के रूप में के साथ में गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, खासतौर से रूस के। ये सोवियत काल की विरासत का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। 19वीं सदी से लेकर सोवियत काल तक डॉनबास औद्योगिक केंद्र रहा। कानूनी तौर पर भी डॉनबास को यूक्रेन का हिस्सा एक तरह से माना जाता रहा है। अब प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी ये माना जाता है। अब डॉनबास यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में स्थित एक बड़ा औद्योगिक इलाका है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूसी भाषा बोलता है और रूस समर्थक एक तरह से माना जाता है। और यही वजह है कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तभी से डॉनबास भी एक तरह से विवादों का केंद्र बना। उस समय से यहाँ पर रूस समर्थक विद्रोही सक्रिय हैं और उन्होंने खुद को यूक्रेन से एक तरह से अलग घोषित कर दिया है। समझिए आप, फिर आखिर क्यों होता है ऐसा? रूस क्या कहता है? रूस कहता है कि भाई जो डॉनबास के लोग हैं वो तो खुद को यूक्रेन का हिस्सा मानते ही नहीं है। रूस कहता है कि वहाँ की जो जनता है वो सुरक्षा करना एक तरह से उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की, जबकि यूक्रेन और जो तमाम पश्चिमी देश हैं इसे रूस की विस्तारवादी नीति का एक तरह से हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है ये तो रूस की एक तरह से चाल है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का साफ कहना है कि रूस यूक्रेन की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। अब डॉनबास क्षेत्र जो है वो आर्थिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, यहाँ पर भारी उद्योग हैं। ये जो पूरा इलाका है ये एक तरह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर रूस इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है तो समझिए कि यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा और रूस की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिर क्यों बंजर शहर पर रूस की नजर है, इस बात की इसकी खासियत को आप समझिए। 11 सालों से डोनेट्स्क पर कब्जा करने की कोशिश रूस की तरफ से रही है। पुतिन लगातार ये कोशिश करते रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने हर बार रूस को पीछे धकेल दिया। कई बार रूस ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। यूक्रेन के लिए ये इलाका कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक बहुत मजबूत रक्षा दीवार की तरह काम करता है, खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच। वहीं पुतिन अभी भी अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं भाई कि जो ये पूरा इलाका है ये उन्हें मिल जाए। पुतिन लगातार कोशिश करते हैं जिससे युद्ध खत्म करने की कोशिशें एक तरह से अटक जाती हैं, क्योंकि पुतिन यही चाहते हैं और यूक्रेन क्लियर मना कर देता है। रूस और उसके समर्थक विद्रोही 2014 के कुछ हिस्सों पर एक तरह से 2014 में नियंत्रण कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे और इस दौरान भी यूक्रेन का विवाद लगातार हुआ। लेकिन डोनेट्स्क का पूरा क्षेत्र वो कभी भी जीत नहीं पाए और यही कसक पुतिन को या रूस को एक तरह से नजर आती है। ट्रंप इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। रूस लगातार यही डिमांड कर रहा है कि डॉनबास का हिस्सा उनके पास में आ जाए, लेकिन अभी भी यूक्रेन इस बात से बिल्कुल डिनाई कर रहा है। पुतिन कहते हैं कि भाई डॉनबास को हासिल करने के बाद में वो ये युद्ध रोक देंगे, तभी ही वो ये युद्ध रोकने पर विचार करेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि ये स्पष्ट हो चुका है कि रूस की प्राथमिकता इसी क्षेत्र पर कब्जा करना है। फिलहाल रूस ने डॉनबास के बड़े हिस्से पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन पूरा का पूरा इलाका अभी उसके हाथ में आया नहीं है। युद्ध की शुरुआत से अभी तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार और मदद भेज रहे हैं ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। वहीं रूस ये दावा करता है कि उसकी विशेष सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक डॉनबास पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं आ जाता। अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोनेट्स्क को रूस को देने की पुतिन की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई टिप्पणी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद भी ट्रंप ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भाई अब वक्त है खून खराबा रोकने का और एक तरह से एक समझौता करने का। दोनों पक्ष जीत का दावा करें और इतिहास तय करें कि असली विजेता आखिर कौन है।
बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा है कि अगर रूस को पूरा डोनेस्क मिल जाए तो वो यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया और खेरसन इलाके में कुछ हिस्सों को छोड़ने को तैयार है। अब डोनेस्क क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन का सबसे विवादित इलाका रहा है, जो 2014 से लेकर अब तक लगातार संघर्ष की आग में झुलसा हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों इस क्षेत्र को अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताते हैं। सवाल ये कि क्या डोनेस्क सौदेबाजी का केंद्र बनेगा या फिर ये नए भू राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत होगी। फिलहाल दुनिया की नजरें मॉस्को और वॉशिंगटन पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर इस युद्ध का क्या होने वाला है।